आज की कहानी में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे स्तंभ की कहानी लेकर आए हैं जिनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी की और उनकी एक अमर कहानी आकाशदीप। बिल्कुल, आकाशदीप। ये कहानी प्रेम, प्रतिशोध, कर्तव्य और त्याग के बीच जो एक द्वंद्व होता है, जो एक संघर्ष होता है, उसकी एक बहुत ही मार्मिक गाथा है। एकदम। ये हमें समुद्र की लहरों के बीच ले जाती है, जहाँ दो दिल हैं और उनकी एक अनकही दास्तां है। हाँ, एक तरफ अपने पिता के हत्यारे से बदला लेने की आग है, तो दूसरी तरफ उसी के लिए एक समर्पण का भाव भी है। तो चलिए इस समुद्री यात्रा पर चलते हैं और चंपा और जलदस्यु बुधगुप्त की यह कहानी सुनते हैं, आकाशदीप। कहानी की शुरुआत ही बहुत नाटकीय ढंग से होती है। एक नाव है, रात का समय और समुद्र में जबरदस्त हलचल, और उस नाव पर दो बंदी हैं। और एक बंदी दूसरे को जगाता है, कहता है कि उठो, यही मौका है आजाद होने का। लेकिन दूसरा बंदी, जो कि बुधगुप्त है, वो कहता है कि नहीं, बहुत ठंड है, सोने दो। हाँ, तब पहला बंदी बताता है कि उसके बंधन ढीले हैं और देखो आंधी आने वाली है, यही मौका है हमारे पास। और तभी बुधगुप्त को एहसास होता है कि अरे, दूसरा बंदी भी उसी की तरह कैदी है। उसे लगता है कि नाव पर बस 10 नाविक और कुछ प्रहरी हैं, तो शायद वो कुछ कर सकते हैं। और फिर वो एक योजना बनाते हैं कि किसी तरह शस्त्र मिल जाएं और जो रस्सी नाव को बड़े पोत से जोड़े हुए है उसे काट दिया जाए। और वो ऐसा कर भी लेते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर वो एक दूसरे के बंधन खोल देते हैं, वो आजाद हो जाते हैं। हाँ, और उस आजादी की खुशी में वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। और तभी बुधगुप्त चौंक जाता है। उसे एहसास होता है और वो पूछता है, ये क्या, तुम स्त्री हो? और यहीं पर चंपा का किरदार पहली बार चमकता है। उसका जवाब देखिए, वो पूरे आत्मविश्वास से कहती है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? क्या लाइन है! मतलब ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही प्रगतिशील बात थी। वो खुद को असहाय नहीं दिखा रही। बिल्कुल नहीं। और वो सिर्फ कहती नहीं है, वो करती भी है। वो एक नाविक से एक कृपाण, मतलब एक कटार भी छीन लेती है। और तभी पोत का जो पथ प्रदर्शक है वो चिल्लाता है, आंधी! और फिर उस भयानक आंधी का वर्णन आता है। प्रसाद जी लिखते हैं जैसे कोई पिशाचिनी नाव के साथ कंदुक क्रीड़ा कर रही हो, मतलब गेंद की तरह खेल रही हो। उसी उथल पुथल में बुधगुप्त नाव को पोत से अलग करने वाली रस्सी काट देता है। और जैसे ही उनकी छोटी नाव उस बड़े जहाज से आजाद होती है, दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। उस तूफान के बीच वो हंसी उनकी आजादी का ऐलान है। फिर सुबह होती है, समुद्र शांत हो चुका है और नाविकों को पता चलता है कि बड़ा पोत तो गायब है और दोनों बंदी आजाद हो चुके हैं। हाँ, और नाव का जो नायक है, मतलब जो कैप्टन है, वो बुधगुप्त से पूछता है कि तुम्हें किसने आजाद किया। तो बुधगुप्त कुछ कहता नहीं, बस अपनी कृपाण की तरफ इशारा कर देता है। इस पर नायक उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें फिर से बंदी बना लूंगा। लेकिन अब पासा पलट चुका है। बुधगुप्त घोषणा करता है कि पोताध्यक्ष मणिभद्र, मतलब जहाज का असली मालिक, अब मर चुका है और इस नाव का नया स्वामी वो है। और तभी नायक उसे पहचान लेता है। वो कहता है, जलदस्यु बुधगुप्त। हाँ, और वो लड़ने को तैयार होता है, पर उसे पता ही नहीं कि उसका कृपाण तो चंपा पहले ही ले चुकी है। इसके बाद बुधगुप्त और नायक के बीच एक भीषण युद्ध होता है और यहाँ बुधगुप्त की चतुराई देखने लायक है। कैसे? वो अपनी कृपाण को दांतों से पकड़ लेता है ताकि उसके दोनों हाथ लड़ने के लिए खाली हो जाएं। वाह! और वो नायक को हरा देता है। हाँ, नायक अपनी जान की भीख मांगता है और बुधगुप्त की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अब नाव का नया स्वामी सच में बुधगुप्त है। और इस सब के बाद चंपा बुधगुप्त के घावों पर मरहम लगाती है। प्रसाद जी लिखते हैं कि उसके शरीर पर खून के धब्बे विजय तिलक की तरह लग रहे थे। ये एक बहुत ही जरूरी पल है कहानी में। यहीं से उनके रिश्ते की जटिलता शुरू होती है। अब बुधगुप्त पूछता है कि हम हैं कहाँ? तो नायक बताता है कि हम एक नए द्वीप के पास हैं जिसका कोई नाम नहीं है। और फिर बुधगुप्त चंपा से पूछता है वो सवाल जो अब तक अनकहा था, कि तुम्हें बंदी क्यों बनाया गया था। और तब चंपा अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि वो चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका है। उसके पिता मणिभद्र के ही प्रहरी थे, मतलब उनके गार्ड थे, और वो जलदस्युओं के हमले में मारे गए थे। और पिछले 8 साल से समुद्र ही उसका घर है। लेकिन कहानी का जो सबसे घिनौना हिस्सा है वो अब बताती है। वो कहती है कि मणिभद्र ने उसके साथ एक घृणित प्रस्ताव किया था। और जब उसने मना कर दिया तो उसे बंदी बना लिया गया।
ये सुनकर बुद्धगुप्त भी अपना परिचय देता है। वो बताता है कि वो ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय है जो दुर्भाग्य से जलदस्यु बन गया। और यहीं पर, जैसा लेखक कहते हैं, चंपा की उन निस्सहाय और पवित्र आंखों को देखकर उस हत्या व्यवसायी दस्यु का दिल कांप जाता है। हाँ, पहली बार उसके मन में शायद कोमलता का भाव जागता है। उसे चंपा के दर्द का एहसास होता है। इसके बाद उनकी नाव उस द्वीप के किनारे लगती है और बुद्धगुप्त उस अनजान द्वीप को एक नाम देता है। वो कहता है, आज से ये चंपा द्वीप है। और ये सुनकर चंपा मुस्कुरा देती है, शायद पहली बार। शायद ये एक छोटी सी मुस्कुराहट उनके बीच पनपते एक अनकहे रिश्ते का पहला संकेत है। फिर कहानी एक लंबा मोड़ लेती है। 5 साल बीत जाते हैं। हाँ, एक लंबा लीप। अब शरद ऋतु की रात है और चंपा एक ऊंचे महल पर बैठी दीपक जला रही है। और ये कोई आम दीपक नहीं है। वो एक छोटी सी डिबिया में दीपक रखकर उसे डोरी से आकाश में ऊपर चढ़ाती है। यही आकाशदीप है, कहानी का शीर्षक। बिल्कुल। वो अपनी सेविका जया को बुलाती है और महानाविक के बारे में पूछती है, यानी बुद्धगुप्त के बारे में। और तभी बुद्धगुप्त खुद वहां आ जाता है और चंपा को चौंका देता है। वो उसके दीप जलाने का मजाक उड़ाता है। हाँ, लेकिन चंपा का जवाब बहुत गहरा है। वो कहती है कि वो ये दीप भगवान को रास्ता दिखाने के लिए जलाती है, जो कभी कभी भटक जाते हैं। और वो ताना भी मारती है कि अगर भगवान भटकते नहीं तो वो बुद्धगुप्त जैसे इंसान को इतना ऐश्वर्य क्यों देते। इस पर बुद्धगुप्त उसे इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी कहकर संबोधित करता है। लेकिन चंपा खुश नहीं है। वो उन पुराने दिनों को याद करती है जब वे एक नाव पर थे और शायद ज्यादा सुखी थे। बुद्धगुप्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब वो और भी अच्छे से रह सकते हैं, पर चंपा का गुस्सा फूट पड़ता है। हाँ, वो उसे फटकारती है। कहती है कि तुमने दस्युवृत्ति मतलब लूटपाट तो छोड़ दी, पर तुम्हारा दिल आज भी उतना ही कठोर है। और फिर वो बताती है कि वो ये दीप क्यों जलाती है। वो अपनी माँ को याद करती है, जो उसके पिता के लिए भागीरथी के तट पर, मतलब गंगा के किनारे, इसी तरह दीपक जलाती थी। और फिर उसके अंदर का सारा जहर, सारी नफरत बाहर आ जाती है। वो चिल्लाती है, मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ यहां से। ये सुनकर बुद्धगुप्त कुछ कहता नहीं, बस हंसकर वहां से चला जाता है। उसकी यह हंसी समझ नहीं आती। वो दुखी है या उसे चंपा के गुस्से पर प्यार आ रहा है? शायद दोनों। वो चंपा के दर्द को समझता है। वो जानता है कि ये नफरत बेवजह नहीं है। उसकी हंसी शायद इस बेबसी की हंसी है। इसके बाद एक और दृश्य है, समुद्र तट का। चंपा और जया नाव में बैठकर समुद्र में जा रही हैं। और चंपा अपने मन में सोच रही है अपने दिल की प्यास और पीड़ा के बारे में। तभी बुद्धगुप्त एक बजरे में, मतलब एक बड़ी नाव में, उसके पास आता है और उसे अपनी नाव पर ले लेता है। वो अपनी चिंता दिखाता है और फिर वो होता है जो शायद कहानी का सबसे भावुक पल है। हाँ, बुद्धगुप्त चंपा के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। वो कहता है कि जिसके नाम से बाली और जावा का आकाश गूंजता है, वो आज चंपा के सामने एक भिखारी है। वो अपने प्यार की भीख मांग रहा है। और उस एक पल में, उस भावुक क्षण में चंपा पिघल जाती है। वो बुद्धगुप्त को गले लगा लेती है। लेकिन अगले ही पल वो सचेत हो जाती है एकदम। वो तुरंत अपनी कंचुकी से, मतलब अपनी चोली से, वही कृपाण निकालती है। मुझे लगा था वो बुद्धगुप्त पे वार करेगी। नहीं, वो उस कृपाण को समुद्र में फेंक देती है और कहती है कि आज वो अपने प्रतिशोध को डुबा रही है। ये बहुत बड़ा त्याग है, अपने बदले की भावना को हमेशा के लिए खत्म कर देना। बुद्धगुप्त पूछता है, तो क्या मुझे क्षमा कर दिया गया? और इस पर चंपा का जो जवाब है, वो इस कहानी का मतलब दिल है। बिल्कुल। वो कहती है, विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूं? मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। और वो रो पड़ती है। एक ही सांस में इतना विरोधाभास, नफरत भी और प्यार भी। यही तो इंसानी मन की सच्चाई है जिसे प्रसाद जी ने पकड़ लिया है। इस एक पल के बाद बुद्धगुप्त एक संकल्प लेता है। वो कहता है कि वो इस पल की याद में एक प्रकाश गृह बनाएगा, एक लाइट हाउस। हाँ, एक ऐसा स्तंभ जो हमेशा रोशनी दे। और एक मजबूत दीप स्तंभ, एक लाइट हाउस बनवाया गया है। और आज उसी का महोत्सव है, उसी का जश्न है। सब लोग खुश हैं। जया चंपा से कहती भी है, आज रानी का ब्याह है ना? और उसी द्वीप स्तंभ के एकांत में बुद्धगुप्त चंपा से पूछता है कि क्या ये सच हो सकता है। और यही वो आखिरी राज भी खोलता है। वो चंपा को बताता है कि वो उसके पिता का हत्यारा नहीं है। क्या मतलब
हाँ, वो कहता है कि उसके पिता किसी दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे थे। इसने तो पूरी कहानी ही बदल दी। अब तो चंपा के पास उससे नफरत करने की कोई वजह ही नहीं बची। बिल्कुल। बुद्धगुप्त उसके सामने अपनी पूरी व्यथा रखता है। वो कहता है कि कैसे वो ईश्वर, पाप, पुण्य किसी चीज में विश्वास नहीं करता था, पर चंपा ने उसके पत्थर दिल को द्रवित कर दिया, उसे पिघला दिया। और फिर वो चंपा के सामने आखिरी प्रस्ताव रखता है, विवाह करके अपनी जन्मभूमि भारतवर्ष लौटने का। एक सुखी संपन्न जीवन का वादा, अपने देश वापस लौटने का सपना। एक पल के लगता है कि शायद सब ठीक हो जाएगा, वो करीब भी आते हैं। लेकिन फिर चंपा अपना अंतिम निर्णय सुनाती है। वो कहती है, प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भूले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। वो प्यार को नहीं, कर्तव्य को चुनती है। बुद्धगुप्त व्याकुल हो जाता है, टूट जाता है। वो कहता है कि वो चला जाएगा, पर पूछता है कि तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? और चंपा का जवाब देखिए। वो कहती है, पहले मेरा विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि को इस जल में ढूंढा करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप। उसने अपनी नियति स्वीकार कर ली है। वो खुद एक आकाशदीप बनकर उन लोगों के लिए जिएगी। अगली सुबह चंपा उस दीप स्तंभ से देखती है कि नावों का एक बेड़ा पश्चिम उत्तर की ओर जा रहा है। बुद्धगुप्त जा रहा है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहानी के अंत में लेखक बताते हैं कि ये सदियों पहले की कथा है। चंपा ने जीवन भर उस दीप स्तंभ में आलोक चलाया, रोशनी जलाई, और उसके बाद भी द्वीप के निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की पूजा करते रहे। अंत में समय के कठोर हाथों ने उस दीप स्तंभ को भी गिरा दिया। एक दुखद लेकिन बहुत ही खूबसूरत अंत। तो ये थी जयशंकर प्रसाद जी की कहानी आकाशदीप। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि प्रेम और कर्तव्य के पथ पर कभी-कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां किसी एक को चुनना पड़ता है। और चंपा ने सेवा और कर्तव्य का मार्ग चुना और हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। आज की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।